हेलो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ अपनी YouTube फैमिली के पास। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं इस स्टोरी को आप सबको सुनाने के लिए कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जैसे पहले मेरा इंतजार करते थे वैसे ही आज भी कर रहे होंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। शुरुआत में शायद ये स्टोरी आपको थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन मुझे तो ये स्टोरी बेहद पसंद आ गई थी। मैं इसे पढ़ते पढ़ते कम्प्लीटली एडिक्टेड हो गई थी। मैंने पूरी 1000 पेजेस की PDF सिर्फ 2-3 दिन में खत्म कर दी। हर पेज के बाद बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो चलिए अब और वेट नहीं करते, मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। उम्मीद है आप सबको ये कहानी बहुत बहुत पसंद आएगी। लेला, जब वसंत आएगा और फूल खिलेंगे तो हम साथ में पार्क चलेंगे। उसके पिता ने थके हुए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा था। वो कोमल सा वादा लेला के लिए उनके आखिरी शब्द बन गया। लेकिन लेला के लिए वसंत कभी आया ही नहीं। पिता के जाने के बाद वो इस दुनिया में पूरी तरह अकेली रह गई। कभी एक रिश्तेदार का घर, फिर दूसरा और फिर तीसरा। हर जगह उसे सिर्फ दर्द मिला। मौसी के घर बच्चों ने उसे खिलौने की तरह समझ लिया। कभी मारना, कभी खींचना, कभी हंसते हुए घसीटना। अगर यहाँ रहना है तो इनिशिएशन से गुजरना पड़ेगा, एक लड़के ने उसका हाथ खींचते हुए कहा। लेला तड़प उठी, नहीं छोड़ दो प्लीज। लेकिन उसकी चीखें उनकी हंसी बन गई। वो उसे ऐसी जगह ले जाना चाहते थे जहां किसी बच्चे को कभी नहीं जाना चाहिए। जब लेला रोती हुई मामा के पास भागी तो जवाब और भी डरावना था। क्या नहीं करना? तो निकल जाओ यहां से। मौसी के बच्चे हर दिन उसे सताते। रिश्तेदार हो या नहीं हमें क्या फर्क पड़ता है, अनाथालय में फेंक देंगे तुम्हें। और फिर धक्का, छपाक। लेला ठंडे तालाब में गिरा दी गई। पानी में डूबती, हांफती, लड़खड़ाती हुई वो किसी तरह बाहर निकली। लेकिन घर लौटते ही मामा की मुट्ठी उसके चेहरे पर पड़ी। वो जमीन पर गिर पड़ी, खून खांसते हुए। सब तेरी वजह से है, तू आई तभी से मेरी जिंदगी बर्बाद है। जुए में हार के दिन उसका गुस्सा और भयानक होता। नशे में वो शराब की बोतल लेला के सिर पर उठाता, अगर मौसी ने उसका हाथ ना पकड़ा होता। रुको, मार डालोगे इसे। लेला की जिंदगी नरक बन चुकी थी, फिर भी जाने को कहीं नहीं था। एक सर्द शाम आंसुओं में डूबकर लेला ने कहा, मौसी मैं अच्छा रहूंगी, रास्ते में नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़ो। लेकिन मौसी ने ठंडी नजरों से उसका हाथ छटक दिया। बस बहुत हुआ, किसी और रिश्तेदार के पास जाओ। मौसी प्लीज, यहां से तो कहीं भी अच्छा होगा, अलविदा। और फिर एक बार फिर लेला को बाहर निकाल दिया गया। इस बार सर्दियों की ठंडी रात में। हर दरवाजा खटखटाया, हर जगह एक ही जवाब, लड़की हो, बेकार हो, हम खुद भूखे हैं, तुझे कैसे पाले। उनके लिए वो बस एक बोझ थी, एक अनाथ बच्ची। आखिरकार एक मामा ने कागज पर कुछ लिखा। बर्क का नाम सुना है? हाँ, लेला ने धीमे से कहा। ये पता ले, वहां जाओ, शायद वो मदद कर दे। उसी एक उम्मीद को थामे लेला ने ट्रेन पकड़ी, लावा से बर्क की ओर, अपने पिता की जन्मभूमि। कार्लसबाद स्टेशन पर वो उतरी एक छोटे से बैग के साथ। तो यही है बर्क, क्या मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगी? अगर असफल हुई तो? वो अचानक रुक गई, हल्के से सिर झटका और खुद से फुसफुसाई, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये पापा की जमीन है, उनका देश, उनकी वजह से ही तो मुझे यहाँ की भाषा आती है। मैं संभाल लूंगी खुद को। स्टेशन की भीड़ में लेला मदद ढूंढने लगी, चारों तरफ अजनबी चेहरे। और तभी उसकी नजर एक पोस्टमैन पर पड़ी। वो जल्दी से उसके पास पहुंची और आदर से झुककर बोली, नमस्ते मिस्टर पोस्टमैन, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे इस पते पर जाना है। पोस्टमैन ने थोड़ा झुककर कागज उसके हाथ से लिया, ध्यान से पढ़ा, फिर मुस्कुरा दिया। देखने दीजिए। ओह, हेरहाट एस्टेट के ग्राउंड्सकीपर बिल रेमर। ये सुनते ही लेला की आंखों में चमक आ गई। हाँ वही है, उसने तुरंत कहा। पोस्टमैन गर्मजोशी से मुस्कुराया। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, असल में मैं भी उसी हवेली जा रहा हूँ।
क्यों ना तुम मेरे साथ चलो? लैला के होंठ कांपते हुए मुस्कान में ढल गए। सच में? क्या मैं चल सकती हूँ? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी चल पड़ी। लैला खिड़की से चिपक गई। बड़ी बड़ी आंखें चमक से भरी हुई। वाह, वो धीरे से बोली। तो यही वो हवेली है जहाँ ड्यूक रहते हैं, बिल्कुल किसी परी कथा जैसी। गाड़ी रुकी। वो नीचे उतरी, अपने छोटे से बैग को कसकर पकड़े हुए। दिल तेज तेज धड़क रहा था, डर भी और हैरानी भी। इतनी सुंदर जगह का ग्राउंड्सकीपर, वो सोचने लगी। मिस्टर रेमर कैसे होंगे? क्या वो मुझे अपनाएंगे? तभी उसकी नजर बाग में काम कर रहे एक अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी। मिट्टी से सने कपड़े, सिर पर भूसे की टोपी, चेहरा सख्त। लैला तुरंत सीधी खड़ी हो गई, उलझे बालों को हाथ से ठीक किया, बैग और कसकर पकड़ा। मुस्कुराओ, सभ्य बनो, उसने खुद को याद दिलाया। गहरी सांस लेकर वो आगे बढ़ी। माफ कीजिए, क्या आप मिस्टर बिल रेमर हैं? आदमी रुका, फावड़ा एक तरफ रखा, टोपी ठीक की, कठोर आवाज में बोला, हाँ मैं ही हूं। लैला हल्के से चौंकी पर खुद को संभाला। तुमने पूरी ट्रेन में अभ्यास किया है, वो खुद से बोली। नरम आवाज में कहा, नमस्ते अंकल बिल, मैं लैला विल्सन हूँ, एल्वाइटा से आई हूँ। बिल ने पसीना पोंछा और उसे ध्यान से देखा। एल्वाइटा? इसलिए तुम्हारा लहजा अलग है। तुम सीमा पार करके अकेली आई हो? हाँ, लैला ने सिर हिलाया, मैं ट्रेन से आई। बिल की भौहें से कुड़ गईं। समझ गया, तो मुझसे क्या चाहिए? लैला ठिठक गई, बैग और कस लिया। अंकल ने कहा था वो पहले ही खबर भेज देंगे। उसने सोचा, शायद नहीं भेजी। तभी पोस्टमैन आ पहुंचा। मिस्टर बिल, लगता है आप लड़की से मिल चुके हैं। बिल ने तीखी नजर से देखा। तुम इसे यहाँ लाए? पोस्टमैन ने लिफाफा थमाया। हाँ, स्टेशन पर मिली थी, आपको ढूंढ रही थी। और ये आपके नाम का खत? खत? बिल ने बुदबुदाया। एल्वाइटा से, पोस्टमैन बोला। लैला की आंखों में उम्मीद भर आई। पोस्टमैन टोपी छूकर बोला, अब मैं चलता हूँ। बिल ने लिफाफा फाड़ा, भारी हाथों से पढ़ना शुरू किया। प्रिय मिस्टर बिल रेमर, एक बच्ची आपके पास आएगी। उसका नाम लैला विल्सन है, एल्बर्ट विल्सन की बेटी। बिल का चेहरा सख्त हो गया। बच्ची की माँ कई साल पहले किसी और के साथ चली गई। एल्बर्ट शराब में डूब गया, बीमार पड़ा और मर गया। लैला की सांस अटक गई। उसके बाद बच्ची रिश्तेदारों के घर भटकती रही। कोई भी इतना सक्षम नहीं कि उसे पाल सके। हम भी इतने गरीब हैं कि एक और मुंह नहीं खिला सकते। बिल का जबड़ा कस गया। सुना है आप ड्यूक की हवेली में ग्राउंड्सकीपर हैं। इस बच्ची से जुड़ा सबसे ठीक इंसान आप ही हैं। बिल ने दांत पीस दिए। अगर आप उसे नहीं रख सकते तो किसी अनाथालय में भेज दीजिए। कागज कांप गया। ये क्या बकवास है? बिल गुर्राया। दूर का रिश्ता? हम तो मुश्किल से मिले थे। 20 साल पुरानी पहचान और अब उसकी बेटी मेरी जिम्मेदारी। उसने कागज मरोड़ दिया। हरामखोर, वो बड़बड़ाया। बिना बताए एक बच्ची को अकेले सीमा पार भेज दिया। उसकी नजर लैला पर गई। ठंड थी और उसके कपड़े बहुत पतले। ये तो भूखी लगती है, वो सोचने लगा। इतनी दूर से सिर्फ एक छोटा सा बैग। वो माथा मलने लगा। तभी लैला बोली, माफ कीजिए अंकल बिल। वो और सीधी खड़ी हो गई, एड़ियों पर उठते हुए। मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, कुछ हफ्तों में 12 की हो जाऊंगी। मैं पढ़ सकती हूँ और अगर आप चाहें तो आपके काम में मदद भी कर सकती हूँ। बिल उसे कुछ पल तक देखता रहा, फिर औजार गाड़ी में फेंके। चलो, और बुदबुदाया। खाली पेट कोई सही फैसला नहीं होता। लैला चुपचाप उसके पीछे चल दी। जब वे उसके छोटे से घर पहुंचे, लैला ने चारों तरफ उत्सुक नजरों से देखा। क्या ये अकेले रहते हैं? वो मन ही मन सोचने लगी। क्या इनका कोई और परिवार नहीं है? वो साधारण सी खाने की मेज पर बैठ गई। थोड़ा थोड़ा खाना तोड़कर धीरे धीरे खाने लगी। कमरे में सन्नाटा था। तभी बिल की आवाज गूंजी, बच्ची। लैला चौंक गई, तुरंत सीधी बैठ गई। जी? बिल ने उसकी प्लेट की ओर इशारा किया। बस इतना ही खाओगी? लैला ने चमकीली मुस्कान के साथ कहा। हाँ अंकल बिल, मैं थोड़ा ही खाती हूँ। सच में? बिल ने बियर का घूंट लिया और भौहें चढ़ाईं। मुझे नखरीले खाने वाले बच्चे पसंद नहीं। बच्चों को तो गायों की तरह खाना चाहिए। लैला ने आंखें झपकाईं और अगले ही पल तेज तेज खाना मुंह में भरने लगी। गाय की तरह खाना तो मेरे लिए मुश्किल है, वो मुंह भरे भरे बोली।
लेकिन मैं बहुत खा सकती हूँ अंकल बिल। बिल के होंठों पर हल्की सी हंसी आ गई। दिख तो रहा है। फिर वो उसे ध्यान से देखने लगा। ये बच्ची, वो सोचने लगा, अब तक हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अचानक उसने मग जोर से मेज पर रखा। छन्नना, आवाज सख्त हो गई। वैसे तुम मुझसे डरती नहीं हो? लैला ने सिर हिलाया, मुस्कान वैसी ही मासूम। नहीं, आप मुझ पर चिल्लाते नहीं, मुझे मारते नहीं, और आपने मुझे इतना स्वादिष्ट खाना दिया। वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, इसलिए मुझे लगता है आप बहुत अच्छे और दयालु इंसान हैं। बिल का सीना कस गया, दिल में तेज चुभन हुई। इस बच्ची ने कैसी जिंदगी देखी होगी, वो सोचने लगा, कि इतनी छोटी छोटी बातों पर इतनी आभारी है। उसने मग का बचा हुआ बियर एक ही बार में खत्म किया और जोर से मेज पर रख दिया। हरामखोर, वो मन ही मन उबल पड़ा। इन्होंने उसके साथ क्या किया होगा? थोड़ा अपराध बोध उठा, पर उसने खुद को सख्त किया। मुझे उस पर दया आती है, उसने सोचा, लेकिन मैं उसे पाल नहीं सकता। अगले हफ्ते तक मुझे तय करना होगा इसे कहाँ भेजना है। फिर एक और सवाल, लेकिन उसे भेजूं कहाँ? आखिर उसने जोर से कहा, तुम तब तक यहाँ रह सकती हो जब तक मैं तय न कर लूं तुम्हें आगे कहाँ भेजना है। लैला का दिल डूब गया। फिर वही हो रहा है, वो मन ही मन बोली, इस बार मुझे कहाँ भेजा जाएगा? अगली सुबह जब बिल अपने कमरे से बाहर आया, लैला ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, सुप्रभात अंकल बिल, क्या आप ठीक से सो पाए? वो रुका, उसे देखा, हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, सुप्रभात। वो मुड़कर नाश्ता बनाने लगा। लैला फुर्ती से उसके पास पहुंची। क्या मैं प्लेटें मेज पर रख दूं? बिल ने छोटा सा इशारा किया। लैला ने सावधानी से प्लेटें उठाईं और मेज पर सजा दी। जब दोनों बैठ गए, लैला ने हाथ जोड़ लिए। खाने के लिए धन्यवाद अंकल बिल। बिल ने एक प्लेट उसके सामने खिसका दी, मांस और सब्जियों से भरी हुई। लैला की आंखें बहल गईं। फिर शरारती मुस्कान के साथ कहा, जरूर, आज मैं गाय की तरह खाऊंगी। बिल खुद को रोक नहीं पाया, धीमी सी हंसी निकल गई। उसी समय ग्रैंड हेरहार्ट मेंशन के अंदर नौकर नौकरानियां ब्रेक के दौरान लंबी मेज के चारों ओर जमा थीं। गपशप गूंज रही थी। एक युवा दासी ने फुसफुसाया, सुना है बिल रेमर एक छोटी लड़की को रख रहे हैं? क्या? कई आवाजें एक साथ उठी। मिस्टर रेमर और एक लड़की? एक बुजुर्ग दासी हंस पड़ी। बकवास, मैं तो पहले मान लूं कि वो हाथी पाल रहे हैं। नहीं, सच है, पहली दासी ने जिद की। एक लड़की? मैंने सुना है। एक पुरुष बटलर ने माथा सिकोड़ लिया। अजीब है, उनकी पत्नी के मरने के बाद वो हमेशा अकेले रहे हैं। एक और नौकर झुका, कोई वजह तो होगी। अगर अफवाह सच है तो ये बड़ी बात है। सुनहरी बालों वाली दासी हल्की सी हंसी। कौन जाने, शायद वो हमें चौंका दे। आखिर फूलों को तो वो बड़ी खूबसूरती से पालते हैं। ड्यूक तक उनकी तारीफ करता है। शायद लड़की को भी गुलाबों की तरह बड़ा करेंगे। एक अधेड़ दासी ने तीखी नजर डाली। फूल और बच्चे एक जैसे नहीं होते। तुम हल्के में ले रही हो, क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। बुजुर्ग दासी ने ताली बजाई। बस, काफी हुआ, काम पर लाटो। तभी एक युवा फुटमैन खिड़की से बाहर देखते देखते जड़ हो गया। लगता है ये सिर्फ अफवाह नहीं है। क्या? सब खिड़की की ओर दौड़े। कहाँ? बाहर का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गई। लैला, नन्ही सी काया, सुनहरे बाल, बिल के पीछे पीछे चल रही थी। उसके छोटे छोटे हाथों में एक गमले का पौधा था। बिल औजारों से भरी गाड़ी आगे धकेल रहा था। लैला अपनी छोटी कदमों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वाकई एक लड़की है, किसी ने फुसफुसाया। इतनी छोटी, कितनी उम्र होगी? देखो उसे, मिस्टर रेमर के पीछे दौड़ रही है। इतनी नन्ही बच्ची उसके पास कैसे पहुंची? और इसी तरह अनाथ लैला की कहानी हवेली के हर कोने में आग की तरह फैल। बाद में हवेली के अंदर एक छोटे से काम के दौरान लैला हाथों में फूलों का गुलदस्ता थामे संकोच से दो नौकरानियों के पास पहुंची। उसकी आवाज हल्की और झिझकी हुई थी। ये फूल हैं, धन्यवाद। उनमें से एक कुछ कह पाती, उससे पहले पास खड़ी सुनहरे बालों वाली दासी धीरे से झुकी। उसके चेहरे पर नरमी थी। तुम लैला हो, है ना? लैला ने हल्के से सिर हिलाया। दासी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर उसकी हथेली में एक छोटा सा थैला रख दिया। ये लो, बिस्किट, मेरी तरफ से। लैला की आंखें फैल गईं। सच में? हाँ, दासी मुस्कुराई। मजे से खाना। लैला के चेहरे पर खुशी ऐसे खिल उठी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो गहरी झुककर बोली, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा मिस। और फिर छोटे छोटे कदमों से उछलती कूदती वहां से चली गई। उसके जाते ही दोनों दासियां एक दूसरे को चुपचाप देखने लगीं। एक ने धीमे से कहा, आखिरकार उसे अनाथालय ही भेज दिया जाएगा ना, है ना? दूसरे की आवाज भर आई, कितनी दुखद बात है।
सुनहरे बालों वाली दासी ने हल्की सी सांस छोड़ी। कहना मुश्किल है, सब कुछ मिस्टर रेमर के फैसले पर निर्भर करता है। जब भी लैला के बारे में बिल रेमर से पूछा जाता, वो हमेशा वही जवाब देता, मैं सोच रहा हूँ, वो यहाँ हमेशा नहीं रह सकती। मुझे अच्छे से तय करना होगा कि उसके साथ क्या करना है। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बसंत धीरे धीरे गर्मियों में बदल गया और बिल के पीछे पीछे उसकी मदद करती लैला का नज़ारा अब आम हो चुका था। हाउस ऑफ स्मिथ के कर्मचारी, जो अक्सर दोनों को साथ देखते थे, आखिरकार एक ही नतीजे पर पहुंचे। अर्विस का सबसे बेहतरीन माली बिल रेमर फूलों को पालने में तो माहिर था, लेकिन बच्चों को नहीं। एक दोपहर बुजुर्ग नौकरानी बिल के कमरे में एक टोकरी लेकर आई। बिल कुर्सी पर बैठा आराम कर रहा था। टोकरी देखते ही उसने भौहें सिकोड़ ली। ये क्या है? उसने टोकरी मेज पर रख दी। कुछ बिस्किट और केक। कल मालकिन ने चाय पार्टी रखी थी। बिल ने सिर हिला दिया। मुझे मीठा पसंद नहीं। बुजुर्ग महिला ने उसे घूरा। और ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये लैला के लिए है। बिल चौंक गया। उसने झट से चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। सब लोग, वो बड़बड़ाया, उसे बहाना बनाकर यहाँ आते जाते रहते हैं। कोई कपड़े लाता है, कोई किताबें, कोई कागज कलम। जो लोग पहले यहाँ झांकते तक नहीं थे, अब वजह ढूंढते हैं आने की। कभी कभी तो बस उसे देखने आ जाते हैं। सिर दर्द बन गई है ये बात। बुजुर्ग महिला शांति से उसके पास बैठ गई। क्योंकि लैला प्यारी है, वो मुस्कुराकर बोली, सभ्य, विनम्र और मीठी। आप चाहें या ना चाहें, उसकी परवाह हो ही जाती है। वो बगीचे में नन्ही गिलहरी की तरह इधर उधर भागती रहती है। ड्यूक के बचपन के बाद इतने सालों में यहाँ कोई बच्चा नहीं रहा। तभी वो अचानक रुकी। उसकी आंखें फैल गईं। रुको जरा मिस्टर रेमर, वो बच्ची क्या कर रही है? बिल ने उसकी नजर का पीछा किया। लैला एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ रही थी, डाल से डाल पर फुर्ती से बढ़ती हुई। बुजुर्ग महिला की आवाज कांप गई। वो पेड़ पर चढ़ रही है, देखो उसे। बिल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जिसने भी उसे चढ़ना सिखाया है, उसने अच्छा सिखाया। महिला ने तेजी से उसकी ओर देखा। क्या तुम कहना चाहते हो तुमने सिखाया है? बिल रेमर, तुम आखिर इस बच्ची को कैसे पाल रहे हो? अचानक हुई इस डांट से बिल सीधा बैठ गया। अरे भगवान, डरा दिया तुमने। मैं ठीक ही तो पाल रहा हूँ। कोई समस्या है क्या? बिल्कुल है, वो तड़क गई। वो लड़की है, उसे नाजुक पौधे की तरह संभालना चाहिए। तुम उसे टॉम बॉय बनाना तो नहीं चाहते? उसी वक्त पेड़ के ऊपर से लैला ने हंसते हुए हाथ हिलाया। अंकल बिल, शेफ मोना, आप कैसे हैं? बुजुर्ग महिला ने कराह कर कहा। उफ, ये तो भयानक है। बिल ने झुंझुलाकर हाथ उठा दिए। बस करो, चिंता की कोई बात नहीं। जब तक वो स्वस्थ है, यही काफी है। लेकिन महिला नहीं रुकी। वो पास झुकाई। वैसे तुमने फैसला किया या नहीं? बिल ने परख झपकाई। किस बारे में? लैला के बारे में। गर्मी आने वाली है, अब तक तय नहीं किया उसे कहाँ भेजना है। कमरे में कुछ पल खामोशी छा गई। आखिर बिल बोला, आवाज भारी थी। मैं 1 हफ्ते के अंदर उसके रहने का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन उलझ रहा था। क्या सच में अनाथालय के अलावा कोई और रास्ता नहीं? क्या वहाँ उसका ठीक से ध्यान रखा जाएगा? घर के अंदर से बिल ने आवाज दी, ज्यादा दूर मत जाना लैला। वो खुशी से बोली, हाँ अंकल बिल, बस नदी तक ही जा रही हूँ। उसे जाते देख बिल का दिल फिर भारी हो गया। मैं उसे कहाँ भेजूं? वो सोचने लगा, जहाँ वो फिर कभी आहत ना हो। कोई जवाब नहीं मिला। और इसी तरह जैसे जैसे बिल की चिंताएं बढ़ीं, मौसम भी बदलता गया। गर्मी आ गई। उसकी बाहर से बेरुखी पर भीतर की खामोश ममता में लैला बढ़ती रही। वो अर्विस के जंगलों और वहाँ की चिड़ियों से बेइंतहा प्यार करने लगी। जैसे वो बदल रही थी, वैसे ही जंगल भी हर दिन बदलता। डालियां फलों से भर गईं, जानवर गर्म हवा में और आगे बढ़ने लगे। हर सुबह नई जिंदगी जन्म लेती। लैला के लिए नदी के किनारे टूटती रोशनी स्वर्ग जैसी थी। लविता की डरावनी यादें अब धुंधली पड़ने लगी थी। अक्सर वो अपने पसंदीदा पेड़ पर बैठकर डायरी में सब कुछ लिखती। जब मैं यहाँ से जाऊंगी, वो सोचती, तो इन पन्नों को खोलूंगी, और अगर कभी फिर बदकिस्मती आई तो मैं यहाँ की खुशी नहीं भूलूंगी। एक दोपहर जंगल से लौटकर उसने कहा, मैं आ गई। अगले ही पल वो ठिठक गई। अंकल बिल अच्छे कपड़ों में थे, मिट्टी से सने काम के कपड़े नहीं। क्या आप बाहर जा रहे हैं अंकल बिल? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। तुम भी चलोगी? उसने कहा। तैयार हो जाओ। लैला का दिल बैठ गया। क्या मुझे अनाथालय ले जा रहे हैं? वो बस धीरे से कह पाई। अंकल बिल, उसके चेहरे को देखकर बिल हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, बस शहर जा रहे हैं, कपड़े खरीदने। उसकी आंखें फैल गईं। कपड़े? हाँ, बिल बोला। ड्यूक हेरिडार्ड जल्द लौटने वाला है और उस पोशाक में उसे मिलना ठीक नहीं। रास्ते में लैला ने पूछा, अंकल बिल, ड्यूक ही इस जायदाद के मालिक है ना? हाँ, अब उसकी पढ़ाई का सत्र खत्म हो गया है तो वो लौट रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में वो यहीं रहता है। लैला की आंखें चमक उठी। तो क्या ड्यूक भी स्कूल जाता है? बिल हंस पड़ा। वो 18 साल का है, जाना ही पड़ेगा। 18? लैला चौंक गई। इतना बड़ा? इतना अजीब है, बिल ने छेड़ा। और सुनोगी, वो तुम्हारी उम्र में ही ड्यूक बन गया था। क्या? लैला हक्का बक्का रह गई। मेरी उम्र में? बिल ने हंसते हुए उसके बाल बिखेर दिए। गर्मी बिताने आने वाले रिश्तेदारों की सूची, अगले महीने रवाना होने वाले व्यापारिक जहाज का बीमा, समाज के जरूरी समारोह। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठे मथेयस खिड़की से बाहर देख रहे थे और उनका बटलर हेसन एक के बाद एक परिवार से जुड़े लंबित मामलों की रिपोर्ट दे रहा था।
मथियस कभी छोटे से जवाब में तो कभी सिर्फ सिर हिलाकर उसकी बातों का जवाब दे देता। कंपनी का काम डायरेक्टर्स देखते थे, घर और रिश्तों के फैसले उनकी माँ और दादी संभालती थी, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा ड्यूक हर्हार्ट का होता था। और वो जिम्मेदारी मथियस ने 12 साल की उम्र से ही उठा रखी थी। जब गाड़ी हर्हार्ट टेरिटरी की ओर जाती प्लैटिनस रोड पर मुड़ी, तभी हैसिन की रिपोर्ट खत्म हो चुकी थी। मथियस ने सिर हल्का सा तिरछा किया और बाहर के जाने पहचाने नज़ारे को देखने लगे। सड़क के दोनों ओर खड़े ऊंचे पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे एक दूसरे का हाथ थामे हों। हिलती पत्तियों के बीच से छनती धूप रास्ते पर किसी खूबसूरत कढ़ाई की तरह बिखरी हुई थी। कुछ ही देर में नीली गहरी छत वाला सफ़ेद रंग का भव्य महल सामने आ गया। मुख्य दरवाजे पर परिवार के मुखिया के स्वागत के लिए उनकी माँ और दादी पहले से खड़ी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मथियस ने अपनी पहले से ही सलीके से बंधी टाई को हल्का सा ठीक किया। वेलकम मथियस। डावर्जर डचेस ऑफ आविस नॉर्मा कैटरीना वॉन हर्हार्ट ने मुस्कुराते हुए अपने पोते का स्वागत किया। मथियस ने सिर झुकाया और दादी का स्नेह भरा चुंबन स्वीकार किया। पीछे खड़ी उनकी माँ एलिसे वॉन हर्हार्ट थोड़ी अधिक सधी हुई गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ी। तुम और लंबे हो गए हो। उन्होंने मथियस को गले लगाया। धूप में उनके काले बाल ठीक वैसे ही चमक रहे थे जैसे उनके बेटे के। मथियस ने भी हल्की सी मुस्कान लौटाई। बाकी सेवकों के साथ अभिवादन बस औपचारिक था, लेकिन मथियस का शिष्टाचार हर किसी के लिए बराबर था। वो हर मायने में इस परिवार का स्वामी ड्यूक हर्हार्ट था। दादी और माँ के बीच चलते हुए मथियस ने लॉबी पार की। सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले वो अचानक रुके और ऊपर देखा। दिन के उजाले में भी बीचों बीच जला हुआ विशाल झूमर, उसके ऊपर छत पर उकेरा गया हर्हार्ट परिवार का प्रतीक चिन्ह। वो हर्हार्ट था, एक ऐसा नाम जो बुद्धिमत्ता, शालीनता और अडिग स्वभाव का पर्याय था। मथियस ने कभी अपने जीवन को लेकर कोई शिकायत नहीं की। वो जानता था उसे कैसी जिंदगी जीनी है और उसने उसे स्वीकार कर लिया था। उसके लिए ये सब सांस लेने जितना स्वाभाविक था। नजरें झुकाए वो बड़े कदमों से सीढ़ियां चढ़ गया। जैसे ही घर का मालिक सुरक्षित अंदर पहुंचा, सेवकों ने राहत की सांस ली। आर्विस के लोग कई दिनों से ड्यूक हर्हार्ट के स्वागत की तैयारी में लगे थे। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था, हर इंसान, हर चीज, यहाँ तक कि उस जमीन पर रहने वाली एक अनचाही मेहमान भी। लेला ल्यूविलिन। क्या ड्यूक अंदर चले गए इतनी जल्दी? सेवकों की झुंड के किनारे खड़ी लेला ने थोड़ी मायूसी से फुसफुसाया। बिल रेमर द्वारा खरीदी गई हाथी दांत रंग की ड्रेस हवा में हल्के से लहराई। तुम ड्यूक को जंगल में देखोगी, मुझे पहले अनुमति लेनी होगी, बिल रेमर ने रूखे स्वर में कहा और जंगल की ओर बढ़ गया। लेला उसके पीछे पीछे दौड़ी। क्या ड्यूक को भी जंगल पसंद है? हाँ, उसे शिकार पसंद है। शिकार? जंगल में? लेला की आंखें फैल गईं। बिल ने नीचे झुककर उसे देखा और हल्की सी हंसी नाक से निकाली। इस परिवार के लिए जंगल का शिकारगाह होना कौन सी अजीब बात है। तो क्या वो पक्षियों का भी शिकार करते हैं? ड्यूक को पक्षियों का शिकार सबसे ज्यादा पसंद है। लेला अचानक रुक गई। उसकी आंखों में कुछ सोचने सा भाव आ गया। बिल को अपनी बात का एहसास हुआ और उसने अटपटी सी खांसी दी। वो उसे झूठी तसल्ली देना चाहता था, लेकिन ड्यूक हर्हार्ट कुछ ही दिनों में शिकार पर जाने वाले थे। अगर वो झूठ बोलता तो बाद में बच्ची को और गहरा झटका लगता। जब तुम ड्यूक की निशानेबाजी देखोगी तो हैरान रह जाओगी। वो उम्र में छोटा है, लेकिन निशाना कभी नहीं चूकता। बिल बस कुछ ना कुछ बोलता जा रहा था। उसे लगा उसे कम से कम इतना तो कहना ही चाहिए कि बच्ची को तसल्ली मिल जाए। लेकिन लैला, वो तो पहले ही रोने के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। उन्हें पक्षियों को मारना क्यों पसंद है? लैला ने भरी हुई आवाज में पूछा। इतने बड़े महल में खाने की तो कोई कमी नहीं होगी। बिल ने गहरी सांस ली। रईसों के लिए शिकार बस एक शौक होता है, उसने समझाने की कोशिश की। और पक्षी सबसे दिलचस्प निशाना होते हैं, क्योंकि वो बीच में ही रुक गया। बिल को फिर से एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। वो मुड़ा और उसकी नजर लैला के टूटे हुए चेहरे से टकरा गई। तुम्हें पक्षी ही क्यों पसंद है? बिल लगभग चिल्ला ही पड़ा। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो क्यों इतनी सावधानी से हर शब्द तौल रहा है। एक बच्चे के जज्बातों का इतना ख्याल रखना उसकी आदत नहीं थी। बिल चुप हो गया, क्योंकि अगर उसने एक शब्द और बोला तो लैला सच में रो पड़ती।
और बिल को रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। कुछ पल हिचकने के बाद वो फिर चल पड़ा। लैला उसके पीछे पीछे चली, कंधे झुके हुए, कदम भारी। वही बच्ची जो कुछ देर पहले अपनी नई हाथी दांत रंग की ड्रेस पहनकर इतनी खुश थी, अब कहीं नहीं थी। उसकी खुशी जैसे रास्ते में ही खो गई हो। काश ड्यूक को शिकार से नफरत होने लगे। काफी देर की चुप्पी के बाद लैला ने धीरे से कहा, शायद उन्हें शिकार से बोरियत हो जाए। लैला ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में उम्मीद थी। बिल बस गर्दन के पीछे हाथ फेर सका और लैला को लगा शायद उसकी दुआ सुन ली गई है। ड्यूक की वापसी के एक हफ्ते बाद तक वो शिकारगाह के पास कहीं दिखाई नहीं दिया। ये समझने वाली बात थी, महल मेहमानों से भरा हुआ था। हर दिन शोर शराबे वाली महफिलें होती, लेकिन जंगल खामोश था। गर्मियां ढलने लगी थीं, अंडों से नन्हे नन्हे पक्षी निकल आए थे और जो जंगली गुलाब कल तक सिर्फ कली थे, अब पूरे खिल चुके थे। लैला जंगल में हो रहे इन छोटे छोटे बदलावों को खुशी खुशी देखती। ज्यादा दूर मत जाना लैला, बिल ने आवाज लगाई जब लैला उत्साह में केबिन से बाहर निकल गई। ठीक है, मैं बस नदी तक टहलने जा रही हूँ, उसने पीछे मुड़कर कहा। थोड़ी देर में मिलती हूँ अंकल। लैला ने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाकर जोर जोर से हिलाए। उसके कंधे पर टंगा पुराना चमड़े का बैग उसके उछलते कदमों के साथ हिलने लगा। पेड़ की एक डाल पर नए निकले चूजों को सबसे पहले लैला ने ही देखा। नंगे नन्हे से बच्चे अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रहे थे। लैला जल्दी से नीचे उतरी और अपने बैग से एक छोटा सा नोटबुक निकाला। आज देखे गए पक्षियों का रिकॉर्ड। ड्राइंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि उन नन्हे पक्षियों को कागज पर उतार सके। लैला जंगल में जो कुछ भी देखती, सब लिखती, सब बनाती। ये जगह उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जगह थी और उसे डर था एक दिन उसे यहाँ से भी जाना पड़ेगा। इसीलिए वो हर चीज को यादों में बांध लेना चाहती थी। रास्ते में उसने गुलाबी पीले फूलों की पंखुड़ियां नोटबुक में रखी, जंगली स्ट्रॉबेरी तोड़ी। जब वो नदी के किनारे पहुंची तो सूरज ढलने लगा था। नदी और जंगल की सीमा पर एक विशाल पेड़ खड़ा था। लैला उसकी मोटी लंबी डाल पर चढ़ गई। वो डाल उसकी पसंदीदा जगह थी, कुर्सी जितनी आरामदायक। वो नोटबुक खोलने ही वाली थी कि दूर से होड़े की नालों की हल्की सी आवाज आई। लैला ने झट से नोटबुक बैग में ठूंस दी। आवाज करीब आती गई। डर के मारे लैला ने सांस रोक ली और डाल को पूरी ताकत से पकड़ लिया। कुछ पल बाद एक गहरे भूरे रंग का चमकदार घोड़ा दिखाई दिया। उसकी पीठ पर एक आदमी था और किस्मत देखो, वो आदमी उसी पेड़ के नीचे घोड़े को रोक देता है जिस पर लैला छिपी थी। घोड़े से उतरते वक्त उसकी चाल हल्की और संतुलित थी। लैला को लगा उसे नीचे उतर जाना चाहिए, लेकिन आदमी पहले ही पेड़ से टिककर बैठ चुका था। कोई बहाना सूझा नहीं, लैला बस उसे देखती रह गई। आदमी ने टोपी उतारने के लिए हाथ उठाया और उसी पल लैला का चमड़े का बैग उसके कंधे से फिसलकर डाल से टकराया। इसके बाद का पल धुंधला सा था। आदमी ने झट से सिर उठाया। उसकी नजर सीधे लैला से टकराई। नीली आंखें, माथे पर गिरते घने काले बालों के पीछे कांच की पारदर्शी गोलियों जैसी। लैला संभल भी न पाई थी कि आदमी की बंदूक सीधे उसके चेहरे की ओर थी। लैला का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जड़ हो गई। डाल से लिपटकर उसने खुद को थामे रखा। पूरा शरीर कांप रहा था। आदमी ने धीमी सी सांस छोड़ी और बंदूक नीचे कर दी। उसकी आवाज ठंडी और साफ थी। तुम हो कौन? उसके टेढ़े से होठों के बीच से एक धीमी आवाज निकली, लैला। लैला ने किसी तरह अपनी आवाज बाहर निकाली। वो रोने के बिल्कुल करीब थी। हवा में उसके सुनहरे बाल हल्के हल्के लहरा रहे थे। क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। आदमी की आंखें और संकरी हो गईं। लैला ने पेड़ को और जोर से जकड़ लिया, इतना जोर से कि उंगलियों में दर्द होने लगा। लैला, लैला लुवेलिन, उसका नाम, पूरे नाम के साथ। लैला का दिल धक से रह गया। अंकल, अंकल बिल, अंकल! लैला की चीख जंगल में गूंज उठी। केबिन के बाहर वेयरहाउस के सामने बैठा था। लैला की घबराई हुई आवाज सुनकर वो चौंक कर मुड़ा।
अगले ही पल लैला लाल चेहरा लिए उसकी ओर दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? बिल ने पूछा। जंगल में एक आदमी है, लैला हाँफते हुए बोली। वो बहुत लंबा था। सांस फूलने के बावजूद लैला उस अजनबी के बारे में सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन बिल ने उसे बीच में रोक दिया। तुम ड्यूक से मिली हो, उसने सहजता से कहा और वेयरहाउस से अपने औजार उठाने लगा। वो शिकार पर निकले होंगे। लैला की आंखें फैल गई। उसके बाल काले थे और उसकी आंखें बहुत नीली थीं। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। वही ड्यूक हेरहाट है, बिल हंसते हुए बोला। लैला कुछ देर तक बस वहीं खड़ी रही, सांस समेटने की कोशिश करती हुई। उसके दिमाग में वो दृश्य घूम रहा था। वो खूबसूरत लेकिन डरावना आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे मुड़ गया। जब वो घोड़े पर चढ़ा तो गहरे जंगल से दो और आदमी निकल आए। तीनों धीरे धीरे जंगल के अंदर गायब हो गए। जब वे दिखना बंद हो गए, लैला पेड़ से उतरी और जान बचाकर कैबिन की ओर भागी। तो फिर ड्यूक ने, लैला भी वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि धाएं! एक ठंडी तेज गोली की आवाज पूरे जंगल को हिला गई। लैला बुरी तरह चौंकी। उसने आवाज की दिशा में तेजी से सिर घुमाया। दूर जंगल की ओर से पक्षियों का झुंड अचानक उड़ उठा और उन्हीं में से एक नन्हा पक्षी पेड़ों के बीच गिर पड़ा। उसके पंख बेबस होकर लटक रहे थे। फिर धाएं धाएं, कई गोलियां। बिल ने डरी हुई लैला के कंधे पर हल्के से हाथ रखा। लैला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखें मिली और बिल ने अनजाने में सांस रोक ली। वो बच्ची रो रही थी। खूबसूरत पक्षी हत्यारा, यही नाम लैला लेवेलिन ने उस आदमी को दिया। इस जागीर के हर इंसान ने, यहाँ तक कि बिल रेमर ने भी उसे एक आदर्श रईस कहा। सब लोग मैथियस वॉन हेरहाट की तारीफ करते थे। जमीन का मालिक, शानदार, काबिल, सम्मानित। लेकिन लैला इससे सहमत नहीं थी। जिस दिन से ड्यूक शिकार पर जाने लगा, उस दिन के बाद माँ पक्षी कभी वापस नहीं आई। नन्हे नन्हे बच्चे जो अभी अभी अंडों से निकले थे, अब भूखे रहने लगे। उनके लिए कोई खाना लाने वाला नहीं था और धीरे धीरे जंगल से कई खूबसूरत पक्षी गायब होने लगे। लैला सोचती, वो बड़े पक्षियों का शिकार क्यों नहीं करता जिन्हें खाया जाता है? वो सिर्फ छोटे खूबसूरत पक्षियों को ही क्यों मारता है? 1 महीने तक देखने और तड़पने के बाद लैला को जवाब मिल गया। उसके लिए पक्षी सिर्फ चलते फिरते निशाने थे, जितने छोटे उतने मुश्किल और उतने ही ज्यादा मजेदार। वो अपने शिकार को देखने तक की जहमत नहीं उठाता था। निशाना लगाओ और मुड़ जाओ। जिन दिनों वो शिकार पर जाता, लैला खून से सने मरे हुए पक्षियों को खुद दफनाती, छोटे हाथों से चुपचाप। धाएं! दूर फिर से गोली की आवाज गूंजी। लैला के हाथ कांपने लगे और उसी पल उसके दिल में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई। वो आदमी चाहे दुनिया को कितना भी परफेक्ट लगे, उसकी नजर में वो सिर्फ एक निर्दयी हत्यारा था। घर लौटकर लैला खिड़की के पास बैठी थी, बाहर देखते हुए। लेकिन उसकी आंखों में दृश्य नहीं, भारी ख्याल भरे थे। पीछे से बिल चुपचाप आया। कुछ पल तक वो बस उसे देखता रहा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लैला ने अपना छोटा सा हाथ उसके हाथ में रखा और दोनों बाहर काम पर निकल गए। कुछ ही देर में लैला एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर बैठी थी। बिल तेज धूप में कड़ी मेहनत कर रहा था। लैला खुद से बुदबुदाई, आज फिर क्या सिर्फ मैं ही आराम कर रही हूँ? उसने अंकल बिल को देखा, पसीने में भीगा हुआ, धूप में झुका हुआ। इतनी गर्मी है और अंकल इतना मेहनत कर रहे हैं। वो जानती थी, अगर वो कहेगी कि वो भी मदद करना चाहती है तो वो क्या कहेंगे। जैसे उसकी आवाज कानों में गूंजने लगी, यहीं आराम करो लैला, अगर एक बार और कहा कि मेरे पीछे आओगी तो सच में गुस्सा हो जाऊंगा। लैला ने होंठ फुला लिए और जैसे उसकी सोच को काटते हुए अंकल बिल की असली आवाज आई, मुझे बात न मानने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर थोड़े नरम स्वर में उसने लैला के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। जब मैं बुलाऊं तभी नीचे आना, और अगर भूख लगे तो आड़ू खा लेना। लैला ने नजरें झुका ली। जी अंकल, उसने धीमे से कहा।
घुटनों को गले लगाकर वो चुपचाप बैठ गई। तभी एक आवाज ने खामोशी तोड़ी। हाय! लैला चौंक गई। उसने सिर उठाया। एक लड़का वहां खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। कौन है ये? लैला ने मन में सोचा। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। वो लड़का उसके पास बैठ गया। तुम यहाँ रहती हो? उसने पूछा। हाँ, लैला ने जवाब दिया। मैं अंकल बिल के साथ रहती हूँ। अंकल बिल? लड़का हंसा। सच में? वही डरावने माली? लैला ने भौहें चढ़ा ली। अंकल बिल डरावने नहीं है। अरे हाँ, लड़का बोला। मुझे तो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी बात अनसुनी कर लैला ने पूछा, तुम भी यहाँ रहते हो? लड़के ने सिर हिलाया। नहीं, मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। वो स्मिथ परिवार के डॉक्टर हैं। आज मैडम स्मिथ की जांच है। मैडम ने कहा था कभी पापा के साथ आना, तो मैं आ गया। अच्छा, लैला ने कहा। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर लड़के ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 12। क्या? लड़का हैरान हुआ। मेरी भी? फिर मुस्कुराया। लेकिन तुम बहुत छोटी हो। लैला ने उसे घूरा। तुम भी तो वैसे ही हो। क्या? वो चौंक गया। मैं नहीं, मैं अपनी क्लास में सबसे लंबा हूं। फिर भी लैला ने पलटकर कहा, अंकल बिल के सामने तुम छोटे ही हो। लड़का हंस पड़ा। अरे, उस अंकल से तो कोई बच्चा बड़ा नहीं हो सकता, शायद बड़े लोग भी नहीं। लैला ने नाक सिकोड़ ली। तो क्या हुआ, तुम फिर भी छोटे हो? अरे, वो कराह उठा। तुम तो बहुत बुरी हो। विषय बदलते हुए वो पीछे लेट गया। आह, ये जगह कितनी सुकून भरी है। लैला ने जवाब नहीं दिया। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। क्या ये यहाँ ज्यादा दिन रहेगा? एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी लैला की नजर उस आड़ू पर पड़ी जो अंकल बिल ने उसके लिए छोड़ा था। उसने आड़ू उठाया, अपने छोटे से बैग से एक छोटा चाकू निकाला और ध्यान से उसे आधा काटने लगी। लड़का चौंका। ये चाकू? वो हंस पड़ा। लड़की के बैग से ऐसी चीज निकलना काफी अजीब है। लैला ने शांत स्वर में कहा, अंकल बिल ने दिया है, हैरान मत होना। फिर उसने आधा आड़ू उसकी ओर बढ़ाया। खाओगे? हाँ, वो मुस्कुराया। आड़ू सूंघते हुए बोला, वाह, कितने ताजा हैं। चबाते हुए उसने पूछा, वैसे तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है? लैला का चेहरा गंभीर हो गया। ड्यूक और उसके दोस्त, उसने धीमे से कहा, वे पक्षियों को मार रहे हैं। तो? लड़के ने पूछा। वे मजे के लिए उन्हें मारते हैं। लैला फूट पड़ी। लड़का सोच में पड़ गया। इसे ही तो बर्ड हंटिंग कहते हैं ना? लैला की आंखें संकीर्ण हो गईं। तुम भी ऐसा करते हो? वो घबरा गया। नहीं, मैं वैसा नहीं हूं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। बेचारे छोटे पक्षी, सोचो उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। लैला उसे कुछ पल तक बस देखती रही। फिर उसके मन में कुछ नरम पड़ गया। मैंने सोचा था ये थोड़ा अजीब है, लेकिन शायद ये अच्छा लड़का है। उसने फिर से एक आड़ू काटा और उसकी ओर बढ़ाया। और खाओगे? वो मुस्कुराया। हाँ, जरूर। काटते हुए हंसा। ये आड़ू वाकई बहुत मीठा है ना? लैला के स्वर में हल्का सा गर्व था। मैंने इसे जंगल से तोड़ा है। काइल, काइल। कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज आई। जो लड़का मरे हुए आड़ू के बीच से खेल रहा था, वो तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। मुझे अब जाना होगा। ठीक है, बाय। काइल एडमन। लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम? तुम्हारा? मैं लैला हूँ, लैला लुएलिन। लैला ने थोड़ी झिझक के साथ उसका हाथ थामा। उन दोनों के छोटे छोटे हाथ आड़ू के चिपचिपे रस से भरे हुए थे। फिर भी वे ऐसे हाथ मिला रहे थे जैसे किसी समझौते पर मोहर लगा रहे हों। बाय लैला, फिर मिलेंगे। अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी ज्यादा स्वादिष्ट लाऊंगा। लड़का दूर भागते हुए चिल्लाया। लैला ने बस हल्का सा हाथ हिलाया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगर वो इस एस्टेट में रुकी भी तो क्या वो उसे फिर कभी देख पाएगी या नहीं। काइल के जाते ही लैला की दुनिया फिर से शांत हो गई। गुलाबों की भीनी खुशबू भरी हवा को गहरी सांस में भरते हुए लैला धैर्य से अंकल बिल का काम खत्म होने का इंतजार करने लगी। लेकिन पता ही नहीं चला कब वो सो गई, और जब आँख खुली तो सूरज ढल रहा था। लैला, अंकल बिल उसे पुकार रहे थे। लैला उठी, अपना बैग उठाया और कंबल समेट लिया। अंकल बिल, मैंने आज एक बच्चा देखा।
वो उस लड़के के बारे में बताने ही वाली थी जिसके साथ उसने आड़ू बांटे थे कि तभी जंगल के दूसरे सिरे से कुछ लोगों की परछाइयां नजर आईं। वो ड्यूक हर्डहार्ट और उसके साथी थे। मथायस गुलाबों के बाग के बीच रुक गया। वहां सीधा साधा माली बिल रेमर सिर झुकाए खड़ा था। ज्यादा देर नहीं लगी मथायस को ये महसूस करने में कि माली के पीछे एक नन्ही सी बच्ची छुपी हुई है। काफी समय हो गया मिस्टर रेमा। मथायस ने हल्का सा सिर हिलाया। उसके साथ आए शिकार के साथी ड्यूक के पीछे थोड़ी दूरी पर रुक गए। ये बच्ची कुछ समय के लिए आर्विस में रहेगी, बिल रेमर ने थोड़ी असहजता के साथ कहा। जब बिल ने उसकी पीठ थपथपाई आगे आने के लिए तो बच्ची ने हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चमकते सुनहरे बालों की वजह से मथायस को तुरंत याद आ गया वो कौन थी। वही बच्ची जिसे वो लगभग गोली मार ही देता, वही बेतुकी सी छोटी लड़की जिसे पक्षी समझ लिया गया था। मैडम नॉर्मा और मैडम एलिस से मुझे अनुमति मिल चुकी है, लेकिन मुझे लगा आपसे भी पूछ लेना चाहिए। बिल रेमर ने फिर से सिर झुकाया। उसके साथ बच्ची ने भी झुककर सलाम किया। मथायस ने धीरे से उस बच्ची को देखा। जब उनकी नजरें मिली तो बच्ची ने भौहें चढ़ा ली, सिकड़ी हुई आंखें, भींचे हुए होंठ, बिल्कुल वही भाव जो पहली बार जंगल में मिला था। तुम वही लड़की हो जो जंगल में रहती है? पीछे से मथायस की कजिन रिएट हल्के से हंस पड़ी। शर्म से लाल हुई बच्ची फिर से माली की पीठ के पीछे छिप गई। जंगल में वो हमेशा ऐसी ही होती थी। ड्यूक की आंखों में एक पल झांकती और फिर पेड़ के पीछे छिप जाती, और जब भी मथायस शिकार खत्म करता वो चुपचाप बाहर आती और खून से सने मरे हुए पक्षियों को दफना देती। जरूर, अगर यही आप चाहते हैं मिस्टर रेमो। मथायस ने हल्की सी मुस्कान के साथ संक्षिप्त जवाब दिया। जंगल में माली क्या उगाता है ये उसका मामला नहीं था। धन्यवाद माय लॉर्ड। बिल ने आदर से सिर झुकाया। मथायस ने बहुत हल्के से ठोड़ी हिलाई और आगे बढ़ गया। जैसे ही ड्यूक माली और बच्ची के पास से गुजरा, लेला सिहर उठी। उसकी नजर मथायस के नौकरों पर पड़ी, जिनके हाथ शिकार किए गए जानवरों से भरे हुए थे। खून की गहरी घिनौनी गंध लेला की नाक में भर गई। उसके कंधे अपने आप झुक गए। उसने आंखें मूंद लीं। तभी अंकल बिल के बड़े गर्म हाथों ने लेला के नाजुक कंधों को थपथपाया। उधर क्लॉडीन हथेली पर ठोड़ी टिकाए जानबूझकर लंबी लंबी आहें भर रही थी। उसके घुंघराले भूरे बाल हर सांस के साथ उछल रहे थे। काउंटेस ब्रांच ने पतली भौहों से अपनी बेटी को घूरा। क्लॉडीन, कृपया एक लेडी की तरह बर्ताव करो। काउंटेस की टूटी फूटी आवाज में बेचैनी झलक रही थी। हालांकि क्लॉडीन अभी लेडी कहलाने की उम्र की नहीं थी, लेकिन जल्द ही वो आर्विस की डचेस बनने वाली थी। उसकी माँ ने बेटी की बचकानी हरकतों पर लंबी सांस छोड़ी। लेकिन मैं बहुत अकेली हूँ और बहुत बोर भी, क्लॉडीन ने झुंझलाकर कहा। चाय की मेज पर बैठी बाकी रईस औरतों की नजरें उस पर टिक गईं। तो अपने कजिन्स के साथ खेलो, काउंटेस ब्रांट ने झुंझलाकर कहा। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया, लेकिन क्लॉडीन को अपनी माँ की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। वे ऐसी बातें करते हैं जो मैं समझ ही नहीं पाती। महिलाओं के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, ये बोरिंग हो सकता है। क्लॉडीन की उसकी उम्र की कोई दोस्त नहीं है। एलिस वॉन हेरहार्ट ने गोद में बैठे सफेद कुत्ते को सहलाते हुए सिर हिलाया। देखा, मैडम हेरहार्ट मुझे समझती हैं। क्लॉडीन के होठों पर चमकती मुस्कान फैल गई। किसी ने आखिरकार उसकी परेशानी समझ ली थी। वो बच्ची कौन है? क्लॉडीन ने अचानक बगीचे की ओर उंगली उठाई। कुछ देर से वो एक छोटी सी लड़की को देख रही थी। सभी औरतों ने उधर देखा। वो बच्ची एक माली के साथ टहल रही थी। क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? लगता है वो मेरी ही उम्र की है। अरे, क्या वो विदेश से आई कोई अनाथ नहीं है? ऐसी लड़की तुम्हारी दोस्त बनने के लायक नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कुत्ते से खेलने से तो ज्यादा मजेदार होगा। क्लॉडीन की आवाज शांत थी, लेकिन आदेश देने वाली। उसने अपनी माँ के लाल पड़ते कानों की परवाह नहीं की। एलिस वॉन हेरहार्ट हंसी और खुशी खुशी घंटी बजा दी। उस बच्ची को यहाँ लाओ। घंटी की आवाज पर एक नौकरानी आ पहुंची। वही बच्ची जिसे माली पाल रहा है। नौकरानी लेला को एक ऐसी दुनिया में ले गई जिसे वो पहले कभी नहीं जानती थी। एक जगह जहां सफेद हवेली की छाया के नीचे टॉफी जैसे मीठे रंगों के कपड़े पहने लोग बैठे थे। कितनी प्यारी है, एक महिला ने कहा।
क्या कहती हो, तुम्हें पसंद आई क्लॉडीन? काले बालों वाली महिला ने लेला को देखने के बाद पास बैठी चेस्टनट बालों वाली लड़की की ओर देखा। क्लॉडीन मुस्कुराई और खुशी से सिर हिला दिया। धन्यवाद मैडम हेरहार्ट। लेला खाली नजरों से सबको देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरतें क्या बात कर रही हैं। वो बस अंकल बिल की झोंपड़ी में वापस जाना चाहती थी, लेकिन किसी को उसकी बेबस चाहत दिखाई नहीं दे रही थी। जब एक महिला ने धीमे से आदेश दिया, नौकरानी ने लेला का हाथ पकड़ा और उसे एक कमरे की ओर खींच ले गई। लेला ने जिंदगी में पहली बार एक शानदार बाथरूम में नहाया। उसे ऐसे कपड़े पहनाए गए जो हैरानी से नर्म और सफेद थे। नौकरानी ने उसके उलझे बालों को रूखेपन से कंघी किया। लेला को दर्द हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगता था अगर उसने एक भी गलत शब्द कहा तो अंकल बिल की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेडी क्लॉडीन काउंट ब्रांड की बेटी हैं। उनके सामने कोई भी लापरवाही मत करना, समझी? हवेली की दूसरी मंजिल पर लेला को खींचते हुए ले जाने वाली नौकरानी ने सख्त आवाज में चेतावनी दी। लेला ने कुछ समझे बिना सिर हिला दिया। नौकरानी ने बहुत सावधानी से ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला। अंदर क्लॉडीन पूरी शानो शौकत के साथ बैठी थी। हेलो, तुम्हारा नाम और उम्र? क्लॉडीन ने झुककर लेला की आंखों में देखने की कोशिश की। लेला लुएलिन, मैं 12 साल की हूँ। सच में? मुझे लगा तुम इससे भी छोटी हो। इतनी छोटी हो ना? लेला को छोटी कहा जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने अपनी झुंझलाहट अंदर ही दबा ली। अंकल बिल के लिए, उसने खुद को बार बार समझाया, जैसे कोई मंत्र। पियानो, म्यूजिक, फ्लावर अरेंजिंग। क्लॉडीन एक के बाद एक चीजें सुझाती रही, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी जो लेला कर सके। डाइस गेम, वर्ड गेम, चेस, हर विकल्प उतना ही अनजान था। क्लॉडीन की नजर कभी खिलौनों से भरी मेज पर जाती तो कभी लेला पर। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। बेचारी, एक निराश भरी आह के साथ क्लॉडीन अपनी कुर्सी से उठी। लेला बेबस नजरों से मेज पर रखे खिलौनों को देखती रही। तुम्हें कुछ भी नहीं आता। क्लॉडीन लेला की कुर्सी के पास आई और थकी हुई सी सांस छोड़ी। उसकी आवाज नर्म थी, जैसे वो निराश या चिढ़ी हुई न दिखना चाहती हो, लेकिन यही नरमी लेला के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। लेला चाहती थी कुछ कहे, कम से कम कुछ तो, लेकिन उसका मुंह खुल ही नहीं पाया। ऐसे हालात में शालीन शब्द ढूंढना नामुमकिन था। शुक्र है, क्लॉडीन उसका जवाब सुने बिना मुड़ गई। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने खुद से बुदबुदाया, क्या बकवास है, कुत्ते से भी बेहतर नहीं। दरवाज़ा बंद हो गया और लेला चमकता ड्राइंग रूम में अकेली रह गई। वो तुरंत जाना चाहती थी, लेकिन रुक गई। शायद वो वापस आए, लेला ने खुद से कहा। पर जैसे जैसे दोपहर की धूप सुनहरी होती गई, क्लॉडीन वापस नहीं आई। शाम होने पर ही वही नौकरानी लौटी। तुम जा सकती हो। इस बार उसकी आवाज पहले से थोड़ी नर्म थी। लेडी ने कहा है तुम ये कपड़े रख सकती हो, और ये भी। नौकरानी ने चमकता हुआ सोने का सिक्का लेला की ओर बढ़ाया। लेला वहीं जम गई तो नौकरानी ने जबरदस्ती सिक्का उसकी हथेली में ठूंस दिया। ले लो, अपने से ऊपर वालों के दिए हुए तोहफे के लिए आभारी होना शिष्टाचार है, समझी? लेला ने धीरे धीरे मुट्ठी बंद की और सिर झुका लिया। जब आसमान धीरे धीरे गुलाबी रंग में डूबने लगा, लैला हवेली से बाहर निकली। गुलाबों के बगीचे से जुड़े रास्ते पर कदम रखते ही एक ठंडी ताज़ा हवा उसका स्वागत करने लगी। दाएं हाथ में सोने का सिक्का मुट्ठी में दबाए लैला सीना तानकर चल रही थी, लेकिन ये बहादुरी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। लताओं से लिपटी खिले हुए गुलाबों के पास बनी परगोला के नीचे क्लॉडीन अपने कजिन्स के साथ बैठी थी। हंसी मजाक के बीच जैसे ही उसकी नज़र लैला से मिली, उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान उभरी। गुड बाय लैला, क्लॉडीन ने पहले अभिवादन किया। उसके पास बैठे युवकों की नजरें लैला की ओर मुड़ गईं। शुक्र था ड्यूक हेरहार्ट वहां नहीं था। लैला ने चुपचाप झुककर नमस्ते किया। क्लॉडीन ने और कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो उनकी नज़रों से उछल हुई, लैला भाग पड़ी। वो इस अजनबी भारी दुनिया से भागकर अंकल बिल की झोपड़ी में लौट जाना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती आखिरी पल में उसका इंतजार कर रही थी। बगीचे और जंगल के रास्ते के बीच लैला फिसलकर गिर पड़ी।
सोने का सिक्का मानो उसका मजाक उड़ाते हुए पत्थर की जमीन पर लुढ़कता हुआ एक आदमी के जूते से टकरा गया। लैला ने घूमते हुए सिक्के को देखा और तभी उस आदमी ने जूते की नोक से सिक्के पर हल्का सा पैर रखकर आवाज रोक दी। लैला की नजर धीरे धीरे ऊपर उठी। चमकते जूते, लंबे पैर और फिर वो चेहरा, ड्यूक हेरहाट। चौंक कर लैला उठ खड़ी हुई। उसकी सफेद पोशाक घुटने से खून और धूल से भर चुकी थी। ड्यूक बस शांत नजरों से उसे देख रहा था। उसके लाल होंठ हल्के से एक और मुड़े हुए थे, जैसे कोई बात उसे मनोरंजक लगी हो। लैला ने होंठ भींचे और अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। उसी पल ड्यूक धीमे से एक कदम पीछे हटा। उसके जूते के नीचे दबा हुआ सिक्का सूरज की रोशनी में चमक उठा। लैला उसे वहीं छोड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो झुक गई ड्यूक के सामने। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, क्लॉडीन के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे, कुत्ते से भी बेहतर नहीं। वो शब्द उसके दिल में गहरी खरोंच छोड़ चुके थे। लैला ने सिक्का उठाया और शिष्टाचार से ड्यूक के सामने झुक गई। उसने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की, बस जितना हो सके उतना नीचे झुकी रही और सांस रोके रही। अजीब बात थी, गिरते वक्त उसे बहुत दर्द हुआ था, लेकिन झुकते वक्त उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ड्यूक को पीछे छोड़कर लैला फिर भागी। घायल घुटने के कारण वो तेज नहीं दौड़ पा रही थी, फिर भी उसके खून से सने पैर चलते रहे। कुछ उसके दिल की गहराइयों से उठकर गले तक आने लगा। जब वो जंगल पार करके झोपड़ी की गर्म रोशनी के सामने पहुंची, तब उसे समझ आया वो क्या था। वो उदासी थी। ये आप रख लीजिए अंकल। लैला ने बहुत गंभीरता से सोने का सिक्का आगे बढ़ाया। बिल की घनी भौएं धीरे धीरे सिकुड़ गईं। ये क्या है? सोने का सिक्का? इतना तो मुझे भी पता है, लेडी क्लॉडीन ने दिया था। अच्छा, वही छोटी नोबल लड़की। बिल ने जैसे उसे पहचान लिया हो, लेकिन पिछले 2 दिनों से लैला बदली सी थी। वो ना जंगल जाती थी, ना बगीचे में घूमती थी। उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती थी। बिल को उसकी पुरानी चमकदार हंसी याद आने लगी। दुनिया खामोश थी क्योंकि बच्ची खामोश थी, और बिल को वो खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुम मुझे ये पैसा क्यों देना चाहती हो? बिल मेज की ओर थोड़ा झुका। लैला सीधी बैठी थी उसके सामने। क्योंकि ये बहुत कीमती है। हाँ, ये वाकई कीमती है। जब मुझे ये सिक्का मिला तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं इसे फेंक भी नहीं सकती थी क्योंकि ये कीमती है। तो मैंने सोचा अगर ये आपको दे दूं तो आपका थोड़ा सा कर्ज चुका पाऊंगी। कसम से। बिल के मुंह से अपने आप गाली निकल गई। लैला हल्की सी कांपी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आरवेस आने के बाद से बिल को डर था कि ये अमीर लोग उसके नाजुक दिल को तोड़ देंगे। वो जानता था वो उसे जरूर चोट पहुंचाएंगे, उसकी हैसियत की वजह से। बिल की नज़र में सारे अभिजात लोग एक जैसे थे, अहंकारी, बदतमीज और ऊपर से देखने वाले। बिल को डर था कि अगर वो हवेली में क्या हुआ ये पूछेगा तो बच्ची रो पड़ेगी, लेकिन उसे अंदाजा था वहां उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था। लैला, जब उसने उसका नाम लिया तो लैला, जो अब तक अपनी उम्र से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रही थी, अचानक एक बच्ची जैसी मुस्कान दे बैठी। ये पैसे तुम रखो। जो पैसे मैंने कमाए? हाँ, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। एक उबे हुए रईस को झेलना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने कर लिया, इसलिए तुम्हें इनाम लेने का पूरा हक है। लैला उलझन में भौहें सिकोड़ बैठी। उसे देखते हुए बिल ने सामने रखा गाढ़ा बियर एक घूंट में पी लिया। सच में? लैला ने सिक्का थपथपाते हुए सिर तिरछा किया। बिल्कुल। बिल ने अपनी बाह से दाढ़ी पर गिरी शराब पोंछी। मेरी कमाई। लैला का चेहरा धीरे धीरे चमक उठा। वेलकम टू द एडल्ट वर्ल्ड लैला। बिल ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटकर उसकी प्लेट में डाल दिया। अडल्ट? मैं? अगर तुम अपने दम पर पैसे कमा सकती हो तो तुम अडल्ट हो, और आज तुमने वही किया। लेकिन मैंने तो बस एक सोने का सिक्का कमाया है। इस दुनिया में बहुत से बूढ़े लोग हैं जो एक सिक्का भी नहीं कमा पाते। तुमने अच्छी शुरुआत की है, और अच्छी शुरुआत करने वाले लोग अक्सर अच्छे इंसान बनते हैं। बिल उसकी प्लेट में रोटी और भुनी सब्जियां भरता चला गया। अंकल, इतना ज्यादा? पिछले कई दिनों से तुम चिड़िया की तरह चुक चुक कर खा रही हो, आज ढंग से खाओ। लेकिन, और हाँ, मुझे वो बच्चे पसंद हैं जो गाय की तरह खाते हैं। लैला हंस पड़ी। अंकल, अगर मैं अच्छा खाऊंगी तो लंबी हो जाऊंगी ना? शायद। क्यों, किसी ने तुम्हें छोटा कहकर चिढ़ाया?
नहीं, बस मुझे लगता है मैं बहुत छोटी लगती हूँ, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तुम अभी बच्ची हो, बिल ने मन में सोचा, लेकिन कहा नहीं। लेला अब आदत से मांस काटने लगी थी। बिल को लगा पिछले कुछ महीनों में लेला वाकई बदल गई थी। अब उसका शरीर लोहे की सींग जैसा नहीं रहा। वो पतली, नाजुक और सुंदर थी, एक छोटी सी चिड़िया जैसी। कद भले ही बड़ा न हो, लेकिन वो बड़ी होकर बहुत खूबसूरत जरूर बनेगी। ये सोचते ही बिल ने सिर झटका। गरीब औरतों के लिए सुंदरता जहर होती है, वही मुसीबत बन जाती है। इसीलिए वो लेला को किसी ऐसी जगह भेजना चाहता था जहां वो सुरक्षित रहे। अनाथालय पर उसे भरोसा नहीं था। उसके लिए वो बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने की जगह थी। कमबख्त दुनिया, कमबख्त इंसान। बिल ने बियर का आखिरी घूंट खत्म किया और उन लोगों को कोसा जिन्होंने बच्चे को उसके हवाले कर दिया था। उसे खुद नहीं पता था कि ये चिंता उसकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गई। उसे वो दिन याद आते थे जब उसकी दुनिया सिर्फ पेड़ों और फूलों से भरी हुआ करती थी। अंकल, लेला खाते खाते बोली, अगर मैं पैसे कमाऊं तो उन्हें खर्च करना गलत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। कुछ लेना है क्या? मेरी नोटबुक खत्म हो गई है, नई खरीदना चाहती हूँ। ले लो। और रंगीन पेंसिल भी? जरूर। लेला थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, आपको कुछ चाहिए अंकल? क्यों, क्या तुम मेरे लिए भी कुछ खरीदने वाली हो? हाँ, अगर मैंने तुमसे कोई बहुत ही महंगी चीज खरीदने को कह दिया तो? लेला का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। जब भी वो गंभीर होती थी, उसकी आंखों की पुतलियां गहरी और बड़ी हो जाती थीं, और उसी पल वो थोड़ी और प्यारी लगने लगती थी। बिल जोर से हंस पड़ा और बच्ची के लिए सेब का जूस गिलास में भर दिया। लेला ने गिलास उठाया और इशारे से बिल को चीयर्स करने को कहा। बिल ने मुस्कुराते हुए अपना गिलास उससे टकराया। लेला ने पूरा जूस एक ही बार में पी लिया। बिल को अचानक चिंता हुई, कहीं ये बच्ची उसकी पीने की आदतें तो नहीं अपना रही। उसने सिर झटक दिया, लेला को नशेड़ी बनते सोचकर। आज के लिए ही सही, बिल ने खुद को समझाया। दिन गुजरते चले गए, लंबे शांत दिन। उन दिनों में बिल बार बार सोचता, वो लेला को क्यों नहीं पाल सकता, उसे कहाँ भेजे? लेला, वो प्यारी परेशान करने वाली बच्ची जो अचानक उसकी जिंदगी में आ गई थी। और उन्हीं दिनों में लेला बड़ी हो गई। बिल ने जो नए कपड़े उसके लिए खरीदे थे वे छोटे पड़ने लगे। उसकी दूध जैसी सफेद पिंडलियां झलकने लगी। जो कमरा कभी बस अस्थायी तौर पर उसे रखने के लिए था, वो धीरे धीरे एक युवती का कमरा बन गया। जो बच्ची कभी जंगल की पगडंडियों पर उछलती कूदती फिरती थी, वो अब उन्हीं रास्तों पर ऐसे चलती थी जैसे पानी पर फिसल रही हो। बरामदे के नीचे कुर्सी पर बैठे बिल ने उसे हैरानी से देखा। रस भरी से भरी विलों की टोकरी लिए एक जवान लड़की उसे हाथ हिलाकर बुला रही थी। अंकल, आज आप जल्दी आ गए? लेला हल्के हल्के ऐसे दौड़ी मानो नाच रही हो। चौड़ी टोपी के नीचे बंधी उसकी सुनहरी चोटी लहराई। उसके गाल गुलाबों जितने ताजा लाल थे, वैसे ही गुलाब जो बिल ने हाल ही में उगाए थे। तुम फिर जंगल चली गई थी ना? हाँ, आज की फसल बढ़िया है ना? लेला ने गर्व से टोकरी उठाकर दिखाई। कल और लाने वाली हूँ, मैं ढेर सारा रस भरी जैम बनाऊंगी। कोई कारोबार खोलने का इरादा है क्या? बुरा तो नहीं है। मुस्कुराती हुई लेला बिल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। तभी बिल ने गौर किया, बरामदे में अब 2 कुर्सियां थीं। सिर्फ कुर्सियां ही नहीं, पूरे कैबिन का फर्नीचर अब 2 लोगों के हिसाब से सजा था। जबकि बिल ने अब तक ये तय भी नहीं किया था कि लेला के साथ आगे क्या करना है। लेला ने टोकरी नीचे रखी और उसमें से एक जंगली आड़ू निकाला। वो आड़ू बिल की ओर बढ़ाया। बिल ने स्वाभाविक रूप से उसे लिया, 2 हिस्सों में काटा और बढ़िया वाला हिस्सा लेला को दे दिया। दोनों साथ बैठे जंगल को देखते रहे, आड़ू खाते रहे। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती चिड़ियों की आवाज, सब कुछ उतना ही साफ था जितनी लेला की आवाज। फिर से गर्मी आ गई, बिल के मुंह से अनायास निकल गया। लेला चुपचाप मुस्कुराई, टोपी उतारी और आलस में हाथ फैलाए। जब बिल की नजर लेला की घुटनों के नीचे लटकती पुरानी चमड़े की थैली पर पड़ी, वो जोर से हंस पड़ा। वही बैग जो उसने पहले साल दिया था। क्या इरादा है? इसे तब तक ढोती रहोगी जब तक ये पूरी तरह घिस न जाए? मुझे ये पसंद है, आरामदायक है और अभी काम का है। लेला ने बैग हिलाया। अंदर से खनकने की आवाज आई। टिन का पेंसिल बॉक्स, एक छोटी चाकू, पुराने नोट्स, कुछ सुंदर पंख और फूलों की पंखुड़ियां। कुछ बातों में वो ज्यादा नहीं बदली थी। एक आम सी शाम थी। बिल लकड़ियां काट रहा था, लेला सूखे कपड़े समेट रही थी।
खाना बनाते हुए उसने मुर्गियों और बकरी को चारा देना भी नहीं भूला। जब दोनों मेज के सामने बैठे तब तक सूरज डूब चुका था। कल कायल आएगा, हम साथ पढ़ेंगे और खाना भी साथ खाएंगे, ठीक है ना? लैला ने खुशबूदार प्लेट रखते हुए पूछा। उस नालायक को क्या जरूरत है रोज मेरे घर खाने आने की, जब उसका अमीर बाप उसे अच्छे से खिला रहा है? आप जैसा भी बोलते हो, मुझे पता है आपको वो पसंद है, दुर्भाग्य से। बिल ने नाक से हल्की सी फुंकार भरी। लैला ने बेफिक्री से हंसते हुए आधा भरा बियर का ग्लास उसके सामने रख दिया। ये क्या है? ग्लास पूरा क्यों नहीं भरा? आपको सेहत के लिए शराब कम करनी चाहिए। उस पेटू एटमन ने तुम्हें ये सब बताया है ना? अंडे वो किसी काम का नहीं है, बिल बड़बड़ाया, लेकिन फिर भी उसने लैला की बात नहीं टाली। सुकून भरे खाने के बाद रात और गहरी हो गई। लैला ने सब समेटने के बाद आराम से नहाया और अपने कमरे में लौट आई। नींद आ रही थी, लेकिन उसने फिर भी दीपक जलाया और मेज पर बैठ गई। इम्तिहान सिर पर था। उसकी पूरी गर्मी की छुट्टियों की खुशी उसी नतीजे पर टिकी हुई थी। रात की हवा के साथ पक्षियों की आवाज आती रही। कागज पर चलती पेंसिल की सरसराहट उन आवाजों में घुलती चली गई। काफी देर तक पढ़ते रहने के बाद आंखों की जलन और हल्के सिरदर्द के आगे लैला हार गई। उसने पेंसिल छोड़ दी। उसकी नज़र वैसे भी बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन से ही उसे चीजें साफ देखने के लिए आंखें सिकोड़नी पड़ती थी। अब तो लग रहा था नज़र और भी कमजोर हो गई है। लैला ने दीपक बुझाया और बिस्तर पर लेट गई। वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब थी, चश्मा बनवाने के। 20 बोतल रस भरी जैम, नहीं शायद 30। खैर, अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं था। वो चाहती तो अंकल बिल को बता सकती थी, लेकिन उसे डर लगता था। वो पहले ही उसके लिए इतना कुछ कर रहे थे और बदले में वो कुछ भी लौटा नहीं पा रही थी। जब बिल ने घोषणा की थी कि वो लैला को स्कूल भेजेगा, तो ज्यादातर लोग हंस पड़े थे। उन्होंने कहा था, एक अनाथ लड़की को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, वो बड़ी होकर हरहाट परिवार की नौकरानी ही बनेगी। लेकिन बिल अपने फैसले पर अडिग रहा। वो हर रोज उससे कहता था, लैला, तुम एक बहुत अच्छी इंसान बनोगी। आंखें बंद करने पर सिरदर्द कुछ कम हुआ। लैला ने सोने की कोशिश की, लेकिन जितनी कोशिश करती, दिमाग उतना ही साफ होता गया। ऐसी रातों में हमेशा की तरह अजीब अजीब ख्याल उसके मन में भरने लगे। पक्षियों की वापसी, इस गर्मी की योजनाएं, अखबार में छपने वाले रहस्यमय उपन्यास का अपराधी और ड्यूक हरहाट। नाम आते ही लैला ने धीरे से आंखें खोल दी। कमरे की जानी पहचानी अंधेरे के पार खिड़की के बाहर का दृश्य दिख रहा था। हल्के से हिलती शाखाएं, उनके पार चमकता आसमान, चांद और तारे। दूर से आती धुंधली सफेद रोशनी को देखते हुए लैला ने अनजाने में सांस रोक ली। ड्यूक, जो कॉलेज से निकलने के बाद रॉयल मिलिट्री स्कूल पास कर परिवार की परंपरा के अनुसार सेना में अफसर बना था। कई सालों से वो इस एस्टेट में नहीं आया था। उसे विदेश की सीमा पर तैनात किया गया था। वो साल जंगल के पक्षियों और लैला दोनों के लिए शांत थे, लेकिन इस गर्मी वो लौटने वाला था। आर्विस का स्वामी ड्यूक हरहाट। गिलिस विमेन्स एकेडमी के मुख्य गेट के सामने काइल एटमन का खड़ा होना उतना ही स्वाभाविक था जितना वहां लगी स्ट्रीट लाइट्स। वो फिर आ गया है, लड़कियां मन ही मन सोचती रहीं और चुपचाप उस इंतजार करते लड़के को देखती रहीं। काइल ने गेट के अंदर झांका और हल्की सी शरारती मुस्कान मुस्कुराया। दूर से वो एक लड़की को साइकिल खींचते हुए आते देख सकता था। उसे पहचानने के लिए ज्यादा कोशिश की जरूरत नहीं थी। उसकी चाल सधी हुई, मजबूत और फिर भी बेहद कोमल। लेकिन सिर्फ चाल ही नहीं थी जो उसे अलग बनाती थी। उसके चेहरे पर हमेशा जिंदा भाव होते थे। उसके हाव भाव नर्म और सहज। उसका पूरा अस्तित्व काइल के लिए सब कुछ था। लैला जैसी कोई और लड़की नहीं थी, और ये बात काइल ने उसी गर्मी में समझ ली थी जब वे विलो पेड़ की छाया के नीचे मिले थे। लैला, किसी ने पूरे जोर से उसका नाम पुकारा। लैला ठिठक गई। उसने आंखें सिकोड़ते हुए उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। काइल को वही पल सबसे ज्यादा पसंद था। वो पल जब लैला उसे पहचानते ही अपने कदम तेज कर देती थी। वो पल जब वो उसके पास आकर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखती थी। तुम फिर यहाँ क्यों आ गए? कैबिन पर मिलना ज्यादा आसान होता। नहीं, मेरे पास वक्त था। ये झूठ था। लैला के साथ स्कूल से घर लौटने के लिए उसने अपना टेनिस क्लब छोड़ दिया था।
शायद अगले दिन उसके सीनियर्स हाथ में रैकेट लिए उसका इंतजार कर रहे हों, लेकिन इस वक्त कायल को उसकी कोई परवाह नहीं थी। कल की परेशानियां कल देखी जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। वे दोनों भीड़ भरी सड़क पर साथ साथ चलने लगे। शॉपिंग इलाके से गुजरते हुए उन्होंने आइसक्रीम खरीदी, फिर एक ऐसी किताबों की दुकान में रुके जहां धूल की खुशबू बसी थी। लैला बार बार हंस रही थी। अंकल बिल के अलावा कायल एटमन को लगता था कि इस दुनिया में वही एक इंसान है जो जानता है कि लैला कितनी बार हंसती है और उसकी मुस्कान कितनी खूबसूरत है। जब वे आर्विस की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचे तो हवा ठंडी हो गई। स्कूल के इम्तिहान की बात आते ही लैला की आंखों में गहराई उतर आई। ज्योमेट्री का जिक्र होते ही उसकी नजरों में हल्की सी मायूसी झलक गई। कायल उसके चेहरे के हर छोटे बदलाव को ध्यान से देख रहा था। अभी नहीं, कायल ने अपने दिल में उठते शब्दों को दबा लिया। वो जल्दबाजी में कुछ कहकर अपने रिश्ते को असहज नहीं बनाना चाहता था। फिर उसने सोचा, जब वो उससे शादी करने के बारे में पहले ही सोच चुका है तो क्या उसे डेट पर पूछना वाकई जरूरी है? लैला एटमन, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तुम क्यों हंस रहे हो? लैला ने भौं चढ़ाते हुए पूछा। वो अभी तक ज्योमेट्री में अपने खराब नंबरों की शिकायत कर रही थी, तभी उसने देखा कायल उसे देखकर खोया सा हंस रहा है। हाँ, वो अरे सुना है ड्यूक हर हाट लौट रहे हैं? कायल ने अचानक विषय बदल दिया। काफी समय हो गया, कब आ रहे हैं? मुझे नहीं पता। सब लोग बस ड्यूक हर हाट की वापसी की बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लगता। साइकिल के हैंडल पर रखे लैला के हाथ कस गए। पिछले कुछ सालों में लैला और ड्यूक हरहाट के बीच ज्यादा कोई संपर्क नहीं रहा था। कभी जंगल में मिल जाए तो बस औपचारिक अभिवादन, या जब क्लॉडीन उसे हवेली बुला ले। ड्यूक के पास से गुजरना तक उसे असहज कर देता था। वो हर हाल में उसे टालने की कोशिश करती थी। वो उसे देखना नहीं चाहती थी, और उस दिन के बाद तो कभी नहीं जिस दिन ड्यूक हरहाट ने उसके घूमते हुए सोने के सिक्के को अपने जूते से रोक दिया था। क्लॉडीन ने उसे बुलाया था और छोड़ दिया था, लेकिन उसे ये एहसास ड्यूक ने कराया था कि उस रंगीन अजीब दुनिया में लैला ल्यूलिन कितनी मामूली है। वो मुलाकात लविता में मिले अपमान से अलग थी, एक ऐसा घाव जिसे वो भूलना चाहती थी। लेकिन जब भी ड्यूक सामने आता वो दिन फिर से याद आ जाता। लैला उससे नफरत करती थी। उसकी मौजूदगी उसे बार बार याद दिलाती थी कि उस खूबसूरत एस्टेट में वो कितनी बेमायने है। लैला अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक काली कार पास से गुजरी। मैडम नॉर्मा कभी कार में नहीं जाती थी, इसलिए लैला समझ गई कि ये मैडम एलिस होंगी जो किसी सामाजिक सभा से लौटी होंगी। ड्यूक के लौटने पर आर्विस कुछ समय तक काफी व्यस्त रहेगा। हाँ, लैला ने धीरे से जवाब दिया। ओह हाँ लेला, क्या मुझे भी अफसर बनने की कोशिश करनी चाहिए? कायल लेला की तरफ मुंह करके पीछे पीछे चलते हुए बोला। मैं भी ड्यूक हरहाट की तरह मेडल पाना चाहता हूँ। कैप्टन एटमन एक शानदार निशानेबाज जो एक ही गोली में हर दुश्मन को गिरा दे। कायल ने हवा में काल्पनिक बंदूक तानी, गोली चलाने का अभिनय किया और फिर एक शरारती बच्चे की तरह मुस्कुरा दिया। इधर देखो मिस्टर एटमन, तुमसे तो एक मुर्गी भी नहीं मारी जाती। लेला ने होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। कायल का अहम आहत हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाया। पिछले साल ही की बात थी जब कायल ने बड़े गर्व से कहा था कि वो कैबिन में खाना खाने के बदले मदद करेगा। अंकल बिल ने उसे रात के खाने के लिए मुर्गी पकड़ने को कहा था, लेकिन मुर्गी खाने में घुसते ही वो एक पंख तक नहीं नोच पाया। और तभी कायल एटमन को मिला था उसका शर्मनाक नाम, लालची शाकाहारी। मेरे प्यारे दोस्त कायल एटमन, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेला ने उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उम्मीद है तुम अपने हाथों का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए करोगे, मारने के लिए नहीं। हाँ बिल्कुल, कायल ने अटपटा सा हंसते हुए अपना गाल छुआ। मैं तो डॉक्टर बनने की सोच रहा हूँ। तो फिर मिलिट्री डॉक्टर बन जाओ। क्या मिलिट्री डॉक्टरों को मेडल नहीं मिलता? अगर तुम बहुत से लोगों की जान बचाओगे तो जरूर मिलेगा। मारने से कहीं बेहतर काम है। सच में। बातों ही बातों में वे चौराहे पर पहुंच गए। बाईं ओर जाने वाली सड़क के आखिर में एटमन का घर था। अरे, जो ज्योमेट्री के नोट्स मैंने तुम्हें देने का वादा किया था वो तो घर पर ही रह गए। कायल ने अचानक याद आते ही आंखें सिकोड़ ली। तो फिर आज रात के खाने तक आ जाना और नोट्स जरूर लाना।
अरे तुम मेरा इंतजार करोगी या नोट्स का? नोट्स का, लेला ने बेधड़क जवाब दिया और फिर खुद ही शरारती हंसी में फूट पड़ी। कायल तेजी से घर की ओर भाग पड़ा। जल्दी मत करो, खाने में तो अभी वक्त है, लेला ने उसकी पीठ की ओर जोर से चिल्लाकर कहा। फिक्र मत करो, नोट्स लेकर सीधा तुम्हारे घर आ रहा हूँ। कायल की आवाज उससे भी ज्यादा ऊंची थी। लेला ने उसकी जिद पर सिर हिलाया और अपनी साइकिल प्लैटिनस रोड की ओर मोड़ दी, जो आर्विस हवेली तक जाती थी। मैथियस ने हवेली के ड्राइववे के सामने कार रुकवा दी। ड्राइवर और बटलर अपने मालिक की अचानक आई इस फरमाइश से घबरा गए। ड्यूक हर्हाट की वापसी अचानक हुई थी। आर्विस के नौकर और निवासी उसके जल्दी आने की तैयारी में इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। इसी वजह से ड्यूक के लिए तय सभी सामाजिक समारोह आगे खिसका दिए गए थे। बटलर हेसन ने घबराहट में सूखा गला निगलते हुए कहा, मालिक, हमने अभी तक। मुझे टहलना है, मैथियस ने शांत स्वर में उसकी बात काटी। ड्राइवर हिचकिचाते हुए उतरा और पिछला दरवाजा खोल दिया। नहीं, मैथियस ने हेसन की ओर हल्का सा सिर हिलाया, जो उसके पीछे आने ही वाला था। हवेली में मिलेंगे। पीठ फेरते हुए मैथियस मुस्कुराया। हेसन ने आज्ञाकारी ढंग से फिर से कार में बैठ लिया और ड्राइवर भी तुरंत अपनी सीट पर लौट आया। कार के जाते ही सड़क फिर से शांत हो गई। एक हाथ में अपनी अफसरी टोपी पकड़े मैथियस पेड़ों की छाया के नीचे धीमे धीमे चलने लगा। उसके जूतों की आवाज और हवा में हिलती पत्तियों की सरसराहट एक अजीब लेकिन सुखद संगीत बना रही थी। मैथियस वॉन हर्हाट, एक आदर्श बच्चा, एक आदर्श छात्र, एक आदर्श अफसर, और अब वो एक आदर्श स्त्री से विवाह करके एक आदर्श पिता बनने वाला था। ये सब उसकी जिंदगी में इतना तय और साफ था कि उसे अब हल्की सी ऊब होने लगी थी। मैथियस ने अपने कदम धीमे कर लिए। पेड़ों की पत्तियों के बीच से झड़ती रोशनी उसकी हल्की सी तिरछी आंखों के किनारों को उभार रही थी। वही रोशनी फिसरते हुए उसके सुनहरे बेल्ट बकल पर पड़ी और उसके नीले धूसर यूनिफॉर्म पर लगे चमकते निशानों पर। तुम्हारी सगाई इस गर्मी में हो जानी चाहिए। मथियास ने अपनी माँ की बात को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि सही समय पर शादी करना और वंश को आगे बढ़ाने वाला उत्तराधिकारी देना ये उसका कर्तव्य था। मुझे लगता है क्लॉडीन ही आर्विस की अगली डचेस बनने के लिए सबसे सही महिला है। मथियास ने अपनी दादी की राय भी पूरे शालीन ढंग से मान ली। आखिर क्लॉडीन वॉन ब्रांड एक अत्यंत योग्य दुल्हन थी, उत्कृष्ट वंश, बेदाग प्रतिष्ठा। मथियास ने कभी किसी चीज की चाह नहीं की, क्योंकि उससे पहले कि वो किसी चीज को समझ पाता, वो सब कुछ पहले से ही उसके हाथों में होता था। इच्छा उसके लिए एक दूर की, लगभग काल्पनिक भावना थी। शादी भी वैसी ही थी। मथियास एक परफेक्ट शादी चाहता था। उसके लिए शादी बस एक सीढ़ी थी जिससे वो अपनी दुनिया को और मजबूत कर सके। उसका मानना था कि शादी में अनावश्यक भावनाएं खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। क्लॉडीन वॉन ब्रांड उसकी सबसे तर्कसंगत और उपयुक्त साथी थी, और उसके लिए वो पर्याप्त थी। उसे किसी और चीज में ना तो दिलचस्पी थी, ना ही जरूरत महसूस होती थी। मथियास अचानक सड़क के बीच रुक गया। उसे किसी स्त्री की अनपेक्षित मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही उसने सिर उठाया, टूटी फूटी धूप की किरणें सीधे उसकी आंखों में चुभ गईं। उसकी नजर एक युवती पर गई जो साइकिल चलाते हुए उसी की ओर आ रही थी। मथियास ने धीरे धीरे एक ओर हटना शुरू किया। वो युवती उसके बाईं ओर से गुजर गई। उसके साफ सुनहरे बाल हवा में लहरों की तरह उड़ रहे थे। लेला लेवेलिन। जैसे ही मथियास को उसका नाम याद आया, उस युवती ने अचानक सिर उसकी ओर घुमा लिया। हरी आंखें फैल गईं जब उसकी नजर उस आदमी से टकराई। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। अगले ही क्षण लेला का संतुलन बिगड़ गया और वो साइकिल से गिर पड़ी। उसकी चीख गूंज उठी जब साइकिल जमीन से टकराई। गिरने के बाद भी साइकिल का पहिया बेकाबू घूमता रहा। मथियास शांत कदमों से सड़क पर गिरी उस युवती की ओर बढ़ा। उसने उसकी परछाई के नीचे सिर उठाकर देखा। बिल्कुल शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो लेला लेवेलिन ही थी, वही छोटी लड़की जो पागलों की तरह पक्षियों से प्यार करती थी। माफ कीजिए मेरे लॉर्ड। लेला ने घबराकर सिर झुका लिया और जल्दी जल्दी माफी मांगी। वो चुपचाप इंतजार करने लगी कि वो उसे पार कर जाए। मथियास आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी नजर लेला के कपड़ों पर पड़ गई।
उसकी स्कूल यूनिफॉर्म धूल से सनी हुई थी और फटी हुई स्टॉकिंग्स के नीचे से खून रिस रहा था। जब घूमता हुआ साइकिल का पहिया रुका तो दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। लीला ने हल्की सिकुड़ी हुई आंखों से मथियास की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव थोड़ा ढीठ था, लेकिन अजीब तरह से नर्म भी। ये लड़की बड़ी हो गई है। हालांकि बच्चों का समय के साथ बड़ा होना स्वाभाविक था, फिर भी उसका बदला हुआ रूप किसी तरह मथियास की नसों को खुरच गया। मथियास के लिए लेला लेवलिन हमेशा बस एक छोटी लड़की थी, वही लड़की जो उससे हर हाल में बचने की कोशिश करती थी, जिसे उसने हमेशा तुच्छ समझा था। लेकिन अब उसके सामने खड़ी लेला उस याद की गई लड़की जैसी नहीं लग रही थी। पतली गर्मियों की स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे उसके शरीर की रेखाएं अब किसी दुबली बच्ची की नहीं थी। उसके ताज़ा गाल, होंठ और हवा के साथ आती उसके शरीर की हल्की सी खुशबू सब कुछ बदल चुका था। लेला उठने की कोशिश करने लगी और उसी पल मथियास के भीतर एक अजीब सी असहजता उभर आई। वो एक कदम पीछे हटी, अपने जूते ठीक किए और यूनिफॉर्म से धूल झाड़ी। हालांकि लेला अब जवान हो गई थी, फिर भी उसकी लंबाई ड्यूक के ठुड्डी तक भी नहीं पहुंचती थी। लेला लेवलिन, मथियास ने अनायास पुकार लिया। उसकी आवाज सुनते ही लेला के कंधे हल्के से कांप गए। माफ कीजिए मेरे लॉर्ड। वही शब्द दोहराते हुए लेला उसके पैरों के पास झुकी और अपना बिखरा हुआ सामान समेटने लगी। बैग, किताबें, नोटबुक। मथियास की नजर उसके छोटे, धूल और खून से सने फीके हाथों पर टिक गई। उसकी दृष्टि एक पेन पर जाकर रुक गई, जिसे लेला धीरे से आगे बढ़ा रही थी। मथियास ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और जानबूझकर उस पेन पर पैर रख दिया। तभी लेला ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। लेला लेवलिन, उसने फिर पुकारा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जी मेरे लॉर्ड। लेला ने आंखें कसकर बंद कर ली और जवाब दिया। वो उसके जूते के नीचे से पेन खींचने की कोशिश करती रही, लेकिन मथायस ने पैर हिलाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। मैं सुन रही हूं, लेला ने कहा। आवाज में आत्मविश्वास था, हालांकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हरी आंखें, जो कभी गर्मियों के हरे जंगल जैसी चमकती थीं, अब गुस्से और अपमान से सुलग रही थी। उसे अचानक वो दिन याद आ गया जब ड्यूक ने उसके सोने के सिक्के पर पैर रख दिया था। उस दिन भी और आज भी ड्यूक उसी नजर से उसे नीचे देख रहा था। वही भाव, वही ठंडी निगाह। एक हल्की सी बिना आवाज की हंसी छोड़कर मथायस ने अपना पैर उठा लिया। बिना कुछ कहे, बिल्कुल लापरवाही से वो लेला के पास से गुजर गया। उसने अपनी अफसरों वाली टोपी पहनी और ऐसे टहलते हुए आगे बढ़ गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेला दूर जाती ड्यूक हहाट की पीठ को खाली नजरों से देखती रह गई। अगर उसे कुछ कहना ही नहीं था तो उसने ऐसा किया ही क्यों? लेला के हाथों में पेन हल्का सा कांप उठा। क्या आविस के लोग कभी यकीन करेंगे कि ड्यूक हहाट, जिसे सब एक परफेक्ट कुलीन मानते हैं, ऐसा व्यवहार कर सकता है? लेला अपनी सारी जमा पूंजी की कसम खा सकती थी। कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता, सब उसे पागल कह देते। लेला ने अपने होंठ कसकर भींच लिए, साइकिल उठाई और पेन को अच्छी तरह पोंछकर अपने बैग में रख लिया। फिर वो उस ड्यूक के पीछे चल पड़ी जो जानबूझकर धीमी चाल से आगे बढ़ रहा था। उसकी छिली हुई त्वचा भयानक दर्द कर रही थी। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि ड्यूक पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, फिर भी उसने सीधा चलने की कोशिश की। लंगड़ाने से बचने के लिए वो लगातार अपनी टांगों की मांसपेशियों को कसती रही। काश वो अपनी लंबी टांगों से थोड़ा तेज चल लेता। जब लेला झुंझलाहट में आह भरने ही वाली थी, तभी ड्यूक हहाट अचानक मुड़ गया। हल्की हवा चली, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी और पत्तों के बीच से छनती धूप धीमी लय में रास्ते पर नाचने लगी। चौंकी हुई लेला जहां थी वहीं थम गई। मथायस की नजर सीधे उसके चेहरे पर टिक गई। धीरे धीरे उसकी दृष्टि नीचे सरकी, उसके ढीले लहराते बालों से होते हुए उसके शरीर तक। तेजी से उठता गिरता सीधा सीना, साइकिल का हैंडल थामे पीला सा हाथ, अविश्वसनीय रूप से पतली टखने और छोटे से पांव, और फिर उसकी आंखें। मथायस देर तक लेला की पन्ना हरी आंखों को निहारता रहा। चारों ओर कान फाड़ देने वाली सन्नाटा थी। लेला अब भी उसकी जागीर में बने एक गड्ढेनुमा घर में रहने वाली एक अनाथ लड़की ही थी,
लेकिन एक सच्चाई सब कुछ बदल चुकी थी। समय बीत गया था, बच्ची बड़ी हो चुकी थी, और जैसे ही उसने उस सच्चाई को स्वीकार किया, उसे लेला दिखाई देने लगी। वो अब बच्ची नहीं थी, वो एक स्त्री थी, लेला लेवुलन। मैंने ये नॉवेल पूरी पढ़ी है और सच कहूं तो ये दिल तोड़ देने वाली है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी अभी ही डार्क है, तो यकीन मानो आगे चलकर ये और भी ज्यादा दर्दनाक होगा। क्या आपको यकीन होगा कि मथायस, जो इस कहानी का मेन लीड है, वही लेला पे करेगा? और एक और क्वेश्चन है कि आप अभी कौन कौन सा ऑनगोइंग या फेवरेट स्टोरी पढ़ रहे हैं? कमेंट करें ताकि मैं भी जानूं। यूट्यूब फैमिली, आप किस तरह की स्टोरी पढ़ना ज्यादा पसंद करती हैं? मुझे आपकी फेवरेट स्टोरी के नाम कमेंट में बताएं। तो प्लीज कमेंट करना, और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और मेरा इंतजार करना। और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा यह भी बताना। अगर कुछ कमी हो तो मुझे बताना, मैं उसे सुधारूंगी।